वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी खत्म कर चुके हैं बच्चों। ये चैप्टर का एंड हुआ था लास्ट आर्टिकल जो कि था पोटेंशियोमीटर। तो अब इसका जो समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे पहले आप एनसीईआरटी एक बार खोल लीजिए, पेज पलट लीजिए। आपने जो जो पढ़ा है मैं बोल रहा हूँ, मैच करा लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है बच्चों। हर चैप्टर में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो कंपोजिशन है वो इस तरह का है कि उस इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में पूरी बात आपको बता दी जाती है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी में। फिर आर्टिकल 3.2 था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने सीखा। I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स की हमने बात की। कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कंडक्टर्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड कंडक्टर्स ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड जिसमें चार्ज कैरियर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड सेकंड काइंड जिसमें अदर देन इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में आयंस चार्ज कैरी करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं चार्ज कैरी करने में। तो किसी कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो होता है वो पूरा मॉडल हमने सीखा। उसके बाद ओम्स लॉ आया। ओम्स लॉ की बात की हमने, V इक्वल टू आर आई, V प्रोपोर्शनल आई। इसमें जो कंट्रीब्यूशन था हमने सीखा मेनली ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप V इक्वल टू आर आई इज यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एवरीवेयर। एसी में भी लगाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जहां होंगे। हालांकि इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ प्योर डीसी यानी स्टेडी करंट को डील किया है, पर हम V इक्वल टू आर आई एसी में भी लगा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। पर ओम्स लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ के एप्लीकेबल होने की सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल होना जरूरी है। तो ये सब हमने सीखा इस चैप्टर में। रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया। रेजिस्टिविटी रॉ क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी को। और ओम्स लॉ का एक और फॉर्मेट J इक्वल टू सिग्मा ई, जो कि V इक्वल टू आर आई से डिफरेंट फॉर्मेट है, वो सब हमने सीखा था। ड्रिफ्ट की बात की हमने, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। फिर हमने मोबिलिटी की बात की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने अलग अलग फॉर्मेट में निकाला, ई टॉ बाय एम, ईवी टॉ बाय एमएल, आई इक्वल टू एन ए वी डी, तो वी डी हो गया आई अपॉन एन ए, जे अपॉन एन ई, है ना। ये सारे आपको फैमिलियर लग रहे होंगे, सुने सुने लग रहे होंगे, सुने सुने नहीं लग रहे होंगे अगर आपने चैप्टर के पूरा वीडियो सारे देखे हैं पूरी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये सब चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। हमने सॉल्व एग्जांपल देखे 3.1, इनको डिस्कस किया था बच्चों। शुरू का जो पार्ट था उसका तो कंपटीशन वाला हिस्सा भी मैं कंसीडर कर चुका हूं, नहीं उसको डिस्कस कर चुका हूं। 3.1 3.2 ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है आप एक बार पलट लीजिए उनको। इसकी कंपटीशन प्रोफाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। पीछे वाले पार्ट की बाकी है, तो पीछे वाले पार्ट की कंपटीशन प्रोफाइल इस वीडियो के बाद, यानी जो समरी वाला वीडियो इसके बाद मैं कंपटीशन प्रोफाइल भी लूंगा बारी बारी से। सब जो है मुझे पता है, मेमोरी में है क्या क्या हमें इसमें कंप्लीट करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लूंगा। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ग्राफ बेस्ड, वो आपको तैयार करना है अच्छे से। एनसीईआरटी में ग्राफ दिए हुए, फिगर 3.6 3.7 इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, वो एक टेबल है, उस टेबल में आप खाली तैयार कर लीजिए कि ये जो इंसुलेटर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। जैसे उस टेबल में आप देखेंगे हार्ड रबर, तो हार्ड रबर में आपको मिल जाएगा 10⁻13 से 10⁻16 ओम मीटर के ऑर्डर की इनकी रेजिस्टिविटी होती है, जो कि बहुत ही हाई है। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर। फिर हमने कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, तो सीबीएसई में इस साल सिलेबस में नहीं है बच्चों, बाकी बोर्ड में है। बाकी बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है, सीबीएसई वालों को अभी तो तैयार करना है। हाँ, जस्ट बिफोर द एग्जाम इसको रिवीजन में हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, बिना इसके रिवाइज कर लेना आपको। हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा बच्चों ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी रॉ का जो फॉर्मूला था। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सिमिलर वे में डिपेंड करते हैं। RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, उसकी यूनिट पूछते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। और साथ साथ हम कहने को बोलते हैं अल्फा इज कांस्टेंट, पर हम जानते हैं कांस्टेंट नहीं रहता, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस पर भी ग्राफ थे। रेजिस्टिविटी रॉ कॉपर के लिए किस तरह से वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ, किसी एलॉय के लिए कैसे वेरी करेगी, एलॉय यूज करके हम
जो बनाते हैं रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, वो क्यों बनाते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए कैसे डिपेंड करेगी। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से तैयार करने। ये सब हमने पढ़ा। जैसे पेज 104 के बाद आप आएंगे तो एग्जांपल 3.3 इलेक्ट्रिक टोस्टर वाला क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस किया। सो 3.4 वो भी बेस्ड था इसी फॉर्मूले पर, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर की, इसके डिफरेंट 3 फॉर्मूले जो एप्लीकेबल थे वो हमने देखे, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R एंड V इंटू I। तो वो सब आपको एनसीईआरटी से पेज पलट लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है ये सारा। कि एक होती है जो स्पेसिफाइड रहती है, लिखी रहती है वो पावर, एक होती है जो पावर वो अप्लायंस कंज्यूम करता है। जैसे 40 वाट का बल्ब है, ठीक है, अभी ऑब्सोलीट होती जा रही है जैसे थ्योरी। 40 वाट आजकल जो आते हैं वो एलईडी बल्ब होते हैं, 9 वाट 7 वाट, है ना, ट्यूब आएगी टी शेप में, 15 वाट 20 वाट, ठीक है। तो मान लो 40 वाट का बल्ब है, तो 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट उस पर लिखा है, तो 220 वोल्ट अगर उसको दे रहे हैं तो 40 वाट कंज्यूम कर रहा है। अगर हम 110 वोल्ट ही दें तो कितना कंज्यूम करेगा। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में है। वहां पर कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा रेजिस्टेंसेस का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस जुड़ता चला जाता है। जब भी हमें पोटेंशियल डिवाइड करना होगा हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है, तो पैरेलल में करंट को डिवाइड करना है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालना वो आपको आना चाहिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, और उसकी प्रैक्टिस मैंने अच्छे से करवाई आपको। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच विजुलाइज करना, सीरीज है पैरेलल है, हम उससे आगे भी गए, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड लगेगा या जो लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड है वो लगेगा, वगैरह वगैरह, वो सब हमने डील करना सीखा उस केस में। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। फिर हमने पढ़ा बच्चों सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। वैसे तो लुइगी गैल्वानी ने खोज की थी मेंढक की टांग में एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की, और पहला सेल बनाया था सिंपल वोल्टिक सेल अलेक्जेंडर डी वोल्टा ने। तो उसने पहला सिंपल वोल्टिक सेल जो बनाया था, जो एक कॉपर की प्लेट ली थी, एक जिंक की प्लेट ली थी, उनको डाइल्यूट H2SO4 में डिप कर दिया दोनों को, तो डाइल्यूट H2SO4 के थ्रू सर्किट कंप्लीट हुआ, और जो रिएक्शन हुई उसकी वजह से कॉपर की प्लेट पर जाकर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, जिंक पर नेगेटिव, और उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हमने नाम दिया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ने पर रेजिस्टेंस से इन प्लेट्स को करंट फ्लो हो जाता है। तो 1.08 वो था ईएमएफ। तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, यानी ओपन सर्किट टीपीडी, क्लोज सर्किट टीपीडी, देन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी डिटेलिंग हमने पढ़ी। सेल्स का भी कॉम्बिनेशन हमने सीखा, सीरीज में जोड़ा सेल्स को तो कैसे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे। एग्जाम में आता है बच्चों पैरेलल वाला, 2 नंबर में पूछ लेते हैं पैरेलल इक्विवेलेंट। अब इसमें हमने ये भी सीखा था अगर सेल आइडेंटिकल है तो क्या होगा, सेल अगर डिफरेंट ईएमएफ डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाले हैं तो क्या होगा, ये सब हमने सीखा। जैसे इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, हाई टेंशन सप्लाई हैव लार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस और लो टेंशन सप्लाई। अब ये हाई टेंशन लो टेंशन क्या है, अगर वोल्टेज हाई है, ज्यादा है, तो बोलते हैं हाई टेंशन। जैसे हम बोलते हैं घर में बाहर जो लाइन जा रही है HT लाइन, हाई टेंशन। तो अगर बहुत हाई वोल्टेज बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना फेवरेबल है। एक्सीडेंटली अगर कांटेक्ट जो उसके टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, तो ऑन द स्पॉट वेल्डिंग हो जाती है। ऐसे कई फोटो ये मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे कि पाना लेकर, तो रिंच पाना, तो पाना लेकर, रिंच पाना नल खोलने वाला होता है, ऑर्डिनरी पाना दूसरा होता है, तो वो लेकर जो है बैटरी को खोल रहे हैं, अचानक से हाथ से छिटका पाना, और बैटरी के एक टर्मिनल में तो जुड़ा हुआ था, दूसरे से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मेटेलिक कांटेक्ट बन गया, ऑन द स्पॉट रेड हॉट हो जाता है, वेल्ड हो जाता है वहीं पर, इतनी लार्ज करंट फ्लो होती है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कम से कम बच जाए, तो हाई टेंशन सप्लाई का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, लो टेंशन है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो आउटपुट में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो लो टेंशन सप्लाई है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ब्लू बॉक्स भी आता है इस दौरान, चार्जेस इन क्लाउड्स, तो वो आप देख लीजिए, उसकी डिटेल को आप पढ़ सकते हैं, उससे उसको लिंक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से तो समझ में आ जाएगा कि क्लाउड्स में जो चार्जेस हैं वो किस तरह से क्या होता है। एग्जांपल 3.5 आप अपने आप कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल 3.5 जिसमें कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है और करंट आपको निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है।
सेल सीरीज पैरेलल में एन सेल भी हमने पढ़ा। एन सेल्स को अगर जोड़ा जाए सीरीज में पैरेलल में तो आइडेंटिकल सेल अगर है तो कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। तो हमने सीखा नए अगर है सेल नए हैं ब्रांड न्यू तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो सीरीज में जोड़ना फायदे का सौदा है, पैरेलल में जोड़ेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर सेल पुराने हो चुके हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है तो ऐसे सेल्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो फायदा होगा, सीरीज में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। और पर्टिकुलर सिचुएशन जब सेल्स इतने सारे हैं कि उनके कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल सारे पूरे कॉम्बिनेशन का मिला लें, वो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, इस तरह से जोड़ पाए हम मिक्स ग्रुपिंग सीरीज प्लस पैरेलल, कुछ सीरीज जोड़ के उनको फिर पैरेलल में, तो ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनल टोटल इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आती है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं इस वीडियो में। क्योंकि करंट मैक्सिमम हो जाती है तो पावर भी मैक्सिमम ट्रांसफर होती है सेल के कॉम्बिनेशन यानी बैटरी से अप्लायंस को यानी लोड को, जो भी हम उससे चला रहे हैं उसको बोलते हैं लोड, तो उसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है और करंट भी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसकी शर्त क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है नए सेल्स हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों बराबर हैं हो जाएं ऐसे जोड़ने पर कि बराबर हो जाएं तो मिक्स ग्रुपिंग। बच्चों इसके बाद हमने सिंपल सर्किट सॉल्व करना सीखा था और फिर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के लिए हमने सीखे किरचॉफ लॉज, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों ही बड़े काम के। केसीएल ऑब्वियस सा है, छोटी क्लास वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, जिनको एडिशन सीख लिया उनको आप केसीएल समझा दीजिए, समझ जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन को आप केसीएल समझाकर केसीएल की प्रैक्टिस कर लीजिए। केवीएल के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सॉल्व एग्जांपल 3.6 में ऑलरेडी करवा चुका हूं क्लास में, यानी वीडियो में करवा चुका हूं, और 3.6 के अलावा बेंचमार्क क्वेश्चन मैंने बताया था जो कि एक्सरसाइज में है, वो भी मैं करवा चुका हूं एडिशनल एक वीडियो में, तो वो आप अच्छे से देख लें जो कि केवीएल पर बेस्ड है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है, एग्जाम में लिखा हुआ आता है यूजिंग केवीएल। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे तो अब बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट आया, इसमें पढ़ेंगे मतलब पढ़ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हमने जिस पर बेस्ड है मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S प्रूव करवाते हैं, आपको बोलते हैं यूजिंग केवीएल। तो केवीएल की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो हर कंपटीशन हर बोर्ड एग्जाम में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। सॉल्व एग्जांपल 3.8 की प्रैक्टिस करें और उसमें आप देखेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है स्पेशली मार्क्ड है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और अनबैलेंस पूछ सकते हैं ना, सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ सकते हैं आसपास के बाद। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने एप्लीकेशन पढ़ी, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में अच्छे से करें उसको। प्रैक्टिकल का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिकल फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स प्रैक्टिकल करके ऐसे प्लेलिस्ट है बच्चों, एक्सप्लोर करें इस चैनल को। ये आप जो चैनल जो वीडियो आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट, इसमें क्या करें आप यूट्यूब में जाएं, चैनल लिखा रहता है उसको क्लिक करें, मेरा फोटो भी है वहां पे, तो चैनल को क्लिक करेंगे तो वहां चैनल आएगा, उसमें फिर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट वीडियोस। करीब 800-900 वीडियोस चैनल पर हैं बच्चों, डिफरेंट प्लेलिस्ट में मैंने उनको अरेंज किया हुआ है। तो आपकी जैसी नीड है, फिजिक्स से रिलेटेड आप देखेंगे, सिलेबस से रिलेटेड करिकुलम वगैरह हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने डाला हुआ, तो आपको हर तरह की जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी जो जो आपको चाहिए होती है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले एक बार एक्सप्लोर कर लें, जिससे आपके दिमाग में आइडिया रहे कि कब कैसी नीड है होने पर आपको किस तरह का वीडियो कौन सी प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए, मीटर ब्रिज में एंड एरर को अच्छे से समझा प्रीवियस वीडियोस में। एंड एरर क्या होता है, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, मीटर ब्रिज में एरर के और क्या कॉजेज होते हैं। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। ध्यान रखिए पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम नहीं करता, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। अब यहाँ बच्चों से इनर्शिया मिस्टेक हो जाती है। इनर्शिया मिस्टेक कैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होता है, उसके बाद मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज में उसका प्रिंसिपल लिखते हैं, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ठीक इसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं और दोनों की खिचड़ी बना देते हैं कि
पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछने पे 25% से ज्यादा बच्चे लिख के आ जाते हैं वहां पेपर में, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत। व्हीटस्टोन ब्रिज का पोटेंशियोमीटर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन सीबीएसई सिलेबस में है, राजस्थान बोर्ड में 5 एप्लीकेशन है बच्चों। अलग अलग बोर्ड में अपने बोर्ड की किताब को रेफर करें और वो एप्लीकेशंस तैयार कर लें। मैंने इस तरह से पढ़ाया पोटेंशियोमीटर को, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आप फंडामेंटल अगर आपके क्लियर है तो आप वो एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो। तो पोटेंशियोमीटर का सॉल्व एग्जांपल 3.10 देखें, टिपिकल है, एनसीईआरटी में देखें उसको समझने की कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें, जरूरत लगेगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। अब मैं आ रहा हूं सीधे समरी पॉइंट्स पर। ये हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है। अब ऐसा रहेगा कि एक ओवरव्यू मैं दूंगा चैप्टर के पहले, जैसे अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दूंगा आपको, और जब चैप्टर एंड होगा तो फिर समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंट एक ओवरव्यू फिर से दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिमाग में पूरी पिक्चर खिंच जाएगी पूरे चैप्टर की, तो सब कुछ आपके टिप्स पे आ जाएगा। सो समरी की बात करें तो पहला पॉइंट है बच्चों, करंट थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर इज द नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। ठीक है, करंट की डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट में, टू मेंटेन ए स्टेडी करंट वी मस्ट हैव ए क्लोज सर्किट in which an external agency moves electric charge from lower to higher potential energy. ठीक है, lower to higher potential. The work done, हमें पता है कि हमेशा क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बच्चों, प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर टू हायर पोटेंशियल, जबकि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लेते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये समझ के चलना है आपको। The work done per unit charge by the source in taking the charge from lower to higher potential energy, that is from one terminal of the source to the other, बैटरी को दिमाग में रख के सोचें, is called the electromotive force, उसको नाम दिया हमने EMF, और the source कह सकते हैं हम उसको EMF of source. Note that the EMF is not a force. ये आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या EMF force है? नहीं, ये force नहीं है। It is the voltage difference between the two terminals of a source in open circuit. ये force नहीं है, this is simply potential difference. ऐसे आप देखेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां आएगा MMF, बोलो दिमाग में आ रहा WWF, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ तीसरा पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक करंट I flowing through a substance is proportional to the voltage V across its ends, that is V proportional I or V equal to RI, where R is called resistance of the substance और उसकी यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं। तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू ओम। द रेजिस्टेंस R of a conductor depends on its length and constant cross sectional area through the relation R equal to rho L by A। कांस्टेंट लिखा है तो मेरे हिसाब से उस वर्ड को हम काट दें उसमें समरी में, पॉइंट नंबर 4 में कांस्टेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया को वेरी करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो R इक्वल टू द rho L by A, rho is called resistivity, is a property of material and depends on temperature and pressure। तो गौर करें, प्रेशर जो है उसका इफेक्ट हम 12th लेवल पे डील नहीं करते, हालांकि प्रेशर पे डिपेंड करती है। कैसे, दिमाग में लिंक करके बैठा लें। केमिस्ट्री में बच्चों आपने पढ़ा है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट्स आप पढ़ते हैं, तो क्रिस्टल में डिफॉर्मेशन आएगी, डिफेक्ट आएगा, तो उसका इंपैक्ट उसके रेजिस्टेंस पे भी पड़ने वाला है ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट है, ऑफ सब्सटेंस वेरीज ओवर ए वेरी वाइड रेंज। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर, हमने टेबल में देखा था बच्चों। इंसुलेटर्स लाइक ग्लास एंड रबर हैव 10⁻22 टू 10⁻24 टाइम्स ग्रेटर रेजिस्टिविटी उसके कंपैरिजन। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻16 ओम मीटर, हमने डिस्कस किया था फॉर rubber। Semiconductors like silicon and germanium lie roughly in the middle range of resistivity on a logarithmic scale। logarithmic scale पर बीच में आएंगे, ठीक है, log में खींचेंगे तब बीच में आएंगे। In most substances, point number 6 है, the carriers of current are electrons। In some cases, for example, ionic crystals and electrolytic liquids, positive and negative ions carry the electric current। Current density J gives the amount of charge flowing per second per unit area normal to the flow। ठीक है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन J इक्वल टू NQVD, क्योंकि VD हो जाता है J अपॉन NQ, Q यहाँ पे चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो N ही हो जाएगा।
n is the number of density, number per unit volume of charge carriers. Each of charge q and Vd is the drift velocity of the charge carriers for electrons, q equal to minus E. If J is normal to a cross sectional area A and constant over the area, the magnitude of the current I through that area हो जाएगा NE Vd A. ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 7. पेज नंबर 124 पर, पेज नंबर 125 पर आ जाइए. पॉइंट नंबर 8 है यूजिंग E इक्वल टू V बाय I. ठीक है, I इक्वल टू NE Vd एंड ओम्स लॉ 1 ऑप्टेन हमें फॉर्मूला मिल जाता है E बाय M इक्वल टू रॉ टाइम्स NE स्क्वायर बाय M टाइम्स Vd. बच्चों एग्जाम में पूछ लेते हैं इस फॉर्मेट में निकालो, इन क्वांटिटीज की टर्म्स में निकालो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है. द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द फोर्स EE on the electrons in a metal due to external field E and the drift velocity Vd, not acceleration, है ना, Vd acceleration नहीं है, can be understood. acceleration पर डिपेंड नहीं कर रही, velocity पर डिपेंड कर रहा है. फोर्स जो है acceleration पे डिपेंड करने की बजाय velocity पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं. can be understood if we assume that the electrons suffer collision with ions in the metal which deflect them randomly. if such collision occur on an average at a time interval tau, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है Vd इक्वल टू A tau, E tau by M, where A is the acceleration of the electron. This gives rho equal to M upon NE squared tau. ना तो इसमें L आया ना A आया, यानी rho ना तो L पर डिपेंड करता है ना A पर डिपेंड करता है. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने पढ़ने के दौरान डिस्कस किया था. पॉइंट नंबर 9 है in the temperature range in which resistivity increases linearly with temperature. resistivity linearly बढ़ रही है temperature के साथ. the temperature coefficient of resistivity alpha is defined as the fractional increase, underline कर लीजिए बच्चों, fractional increase, point number 9 में fractional increase in resistivity per unit increase in temperature. ये shortest possible definition है alpha की, ये आती है एग्जाम में. Ohm's law is obeyed by many substances but it is not a fundamental law of nature. ये भी हमने डिस्कस किया था. it fails if V depends on I non-linearly, fail हो जाएगा. The relation between V and I depends on the sign of V for the same absolute value of V. बच्चों ये पॉइंट समझाए हुए ग्राफ के थ्रू. The relation between V and I is non-unique, यानी एक V पे दो I मिल रहे हैं अलग अलग केस में. An example of A is when rho increases with I even if temperature is kept fixed. टेम्परेचर को फिक्स करने के बाद भी rho बढ़ रहा है. A rectifier combines features A and B. रेक्टिफायर में A और B दोनों फीचर देखने को मिल जाएंगे. रेक्टिफायर को हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के साथ चैप्टर 14 में. गैलियम आर्सेनाइड शोज द फीचर C. ठीक है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड. ये स्पेशल सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है जिसका ग्राफ स्पेशली दिया हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस मैथमेटिकली नेगेटिव हो जाता है. 11th point है when a source of EMF is connected to an external resistance R, the voltage V external across R is given by V external equal to IR, जो कि हो जाएगा E upon capital R plus R times R. क्यों? क्योंकि I की वैल्यू हमने रख दी net EMF upon total resistance. R is the internal resistance, small r जो है internal resistance है. सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 पॉइंट हो गया. पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आप जानते हैं, किरचॉफ रूल. पॉइंट नंबर 13 हम डिस्कस कर चुके हैं. जंक्शन रूल भी बोलते हैं, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा जो है केवीएल उसको लूप लॉ, लूप रूल या मैश लॉ भी कहते हैं. पॉइंट नंबर 14 में व्हीटस्टोन ब्रिज का बताया है. P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की जगह R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 दिया हुआ है. और पॉइंट नंबर 15 पोटेंशियोमीटर की बात करता है. द पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेस. सिंस द मेथड इन्वॉल्व्स अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो, द डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सोर्सेस. साथ ही साथ हम इससे वोल्ट मीटर अमीटर को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं बच्चों का. कैलिब्रेशन हम इससे अननोन रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फीचर है. पॉइंट्स टू पॉन्डर की बात करें तो पहला दूसरा पॉइंट जो है वो जनरल है. दूसरे पॉइंट में आप अंडरलाइन कर लें सीधे. इक्वेशन E इक्वल टू rho J लीड्स टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज a conducting material obeys Ohm's law when the resistivity of the material does not depend on the magnitude and direction of applied electric field. पढ़ लीजिए बच्चों, उसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिए. Point number 3, homogeneous conductors like silver or semiconductors like
Pure germanium or germanium containing impurities obey Ohm's law within some range of electric field values. बहुत ही कम करंट के लिए, बहुत कम करंट के लिए वैलिड है तो होता है, पर लार्ज रेंज में तो इनवैलिड है. If the field become too strong, there are departures from Ohm's law in all cases. इसलिए इनको बोलते हैं non-ohmic devices. Motion of conduction electron in electric field E is the sum of first motion due to random collisions and that due to electric field. यानी कंबाइंड मोशन, कंबाइंड इफेक्ट हम लेते हैं. रैंडम मोशन तो होगा ही टेम्परेचर की वजह से, प्लस डायरेक्टेड मोशन होगा फील्ड की वजह से. पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ लीजिए बच्चों, उसको तैयार कर सकते हैं, मतलब ऐसे समझना है, रीड कर लो एक बार बस. पॉइंट नंबर 6 उसको अंडरलाइन कर लो. किरचॉफ्स जंक्शन रूल यानी केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द आउटगोइंग, ये हमेशा बिहार बोर्ड में आता है, एंड द आउटगोइंग करंट्स एड अप एंड आर इक्वल टू इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन. ये हो गया. अब बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर, मोड़ना, घुमाना, डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल. ये हमने पाइप के एग्जांपल से समझा था बच्चों, सिमुलेट करके. सो दिस इज द फुल समरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर. बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, पहले एनसीईआरटी वाले, फिर कंपटीशन बेस्ड डिफरेंट बुकलेट्स से जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इशू करते हैं, और वो सारा मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल है वहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, जो कि यूजफुल या बोलें काम के सवाल जवाब है. तो जल्दी मिलते हैं. टिल देन हैप्पी लर्निंग.